इसमें बोलते हुए हमारे साथी है यहाँ पे रोशनलाल जी, ईश्वर सिंह सालवी जी, और यहाँ पर जो मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है और मैं जो हमारी भीम आर्य समाज पार्टी है इसका प्रदेश सह प्रभारी। तो मेरे को कुछ दिनों पहले इनका फोन आया था कि भाई साहब को हम बुलाना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय नेता जी को, क्योंकि भाई साहब तो जहाँ पे जरूरत पहुंच ही जाते हैं जब जब हम आंदोलन करते हैं। ये बोल रहे एयरपोर्ट से नहीं निकले तो किसी न किसी आंदोलन में आए हो, आंदोलन तीनों आंदोलन के, तो उनको बुलाना कोई असंभव कार्य भी नहीं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे टीम होनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके की टीम है। और सबसे बड़ी बात यह है जो अभी हमें जो सबसे बड़ी दिखाई जाती है बेचैनी की बात यह है कि भाई साहब का आप देखो कि मीडिया में भी आया था कि 50 घंटे में 45 घंटे तो मीडिया के सामने थे, या तो मंच पे थे या संसद में थे या सड़क पे लड़ रहे थे। इस प्रयास करने के बावजूद भी भाई साहब का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप कहोगे वहां जाओ वहां खड़ा हो जाएंगे। क्या समाज मुझे ये विश्वास दिला के भेजेगा कि आने वाले समय में जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हम वोट भी दिलाने का प्रयास करेंगे? क्या हम लोग एक फिल्मी स्टार को देखते हैं जैसा अमिताभ बच्चन को देखा, गोविंदा को देखा और ताली बजाने चले गए, केवल उतना भर हमारा आंदोलन है? तो भाई साहब को आने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बड़ोदरा प्रकरण में भी पूरी अपने समाज ने ही वहां पे सारा अभी बड़ोदरा प्रकरण हुआ, भीमान में आया समाज पार्टी ने वो धरना प्रदर्शन किया, 4-5 दिन आपने देखा सब लोगों को सड़क पर उतारा भाई साहब के आने की जरूरत है। लेकिन प्रश्न वही है, इनमें आंदोलन करने के बाद भी हम लोग राजनीतिक रूप से दबाव पैदा करने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे? आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि जब कांग्रेस बीजेपी ऐसी पार्टियां हैं तो हमको ऐसी पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई जिसमें से अभी हम लोग जीत भी नहीं पा रहे हैं? कुछ लोगों का होता है कि हम तो अकेली जात पड़ जाते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमने पार्टी क्यों बनाई। देखो, जब बाबा साहब आपने संविधान दिवस मनाया, संविधान दिवस जब संविधान बनके तैयार हो गया तो संविधान सभा के आखिरी भाषण में बाबा साहब का सबसे बड़ी चिंता ये बात थी कि सामाजिक आज से बाद में राजनीतिक रूप से तो बराबर हो जाएंगे, एक वोट एक कीमत का अधिकार हमें मिल गया, लेकिन सामाजिक आर्थिक जो आज विभिन्नता है, जो अंतर है, जो सामाजिक आर्थिक यहाँ पे विषमता है, उसके चलते मेरा समाज तो पिछले पायदान पर है, सामाजिक रूप से सबसे नीचे दबा हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर, तो कैसे अपने वोट का प्रभाव लोकतंत्र पर डाल पाएगा? ये सवाल उनके जेहन में सबसे ज्यादा था और ये शंका सही भी साबित हुई। अभी तक भी हमारे देश में देखा जाए तो वोट वालों की सरकार नहीं है, नोट वालों की सरकार है। किसकी सरकार है? नोट वालों की सरकार। नोट का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा, प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि एक आदमी हजारों लाखों लोगों का वोट खरीद देता है, खरीदता नहीं खरीद देता है। और हम में से भी कुछ लोग जो 5 साल तो जैविक करते हैं, 4.5 साल, और आखिरी के 6 महीने तो बस जेब भारी और चल भैया कौन चंद्रशेखर आजाद की और कौन काशीराम जी। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो काशीराम जी ने आज से 30-35-40 साल पहले एक नारा लगाया कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चले, जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमको बहुत नारे लगते हैं, ये महज नारे नहीं, इन्होंने देश की राजनीति बदली 2 नारों में। वोट हमारा राज हमारा नहीं चलेगा, मतलब वोट वालों का राज आएगा, नोट वालों को नहीं रहेगा। और आप यकीन मानिए काशीराम ने जब मूवमेंट चलाया तो उनकी जेब में 25 पैसे भी नहीं थे। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो भारत के सबसे बड़े सूबे की सरकार बना चुके थे। बनाई थी नहीं बनाई थी? और इसी देश की राष्ट्रीय पार्टी आपको सौंपी गई, गए कि नहीं गए? देखो, उनके जाने के बाद फिल्म शुरू हो गए, अकेले तो अकेले हम तो अकेले वाले काम तो कर रहे थे। इस प्रदेश में भी हमारे पास सब कुछ है, संख्या बढ़ती है, जनसंख्या का अनुपात भी सब चीजें, बल्कि अगर देखा जाए तो यूपी से बेहतर स्थितियां राजस्थान में, लेकिन हमने क्या कर रखा है, जो भी बाहर निकलते थे
अभी आप दलित बहुजनों को 85% लोगों को जोड़ने की बात की गई थी, हमने उसको तो छोड़ो। दलित आदिवासी एकता उसको भी छोड़ो, दलित एकता उसको भी छोड़ो, हमने तो एक जाति की 4 जाति बनाई कि नहीं बनाई? जो बाबा साहब ने हजारों जातियों को जोड़कर एससी और एसटी 2 कैटेगरी बनाई और उसका प्रभाव भी आने लगा। बहुजन जब राजनीति शुरुआत हुई तो लोगों को लगा यार इनको कांग्रेस बीजेपी वालों को जो मनोवादी ताकतें हैं ये लोग तो परिवर्तन कर देंगे। तो उन्होंने क्या कि जैसे कि यूपी को छोड़कर बाकी प्रदेशों में धावा बोल दिया, वहां जाति आधार पर जो हमारी सभाएं महासभाएं इनको रजिस्टर करवाएंगे, जो खासकर उनको रजिस्टर कराने वाले आप और हम नहीं है, गरीब वंचित लोग। ये अपन तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो हमारे रिटायर्ड लोग होते हैं जो ज्यादा बनते हैं वो बनाते हैं एक जाति में 4 जाति। आप में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, बहुत सारे रहकर मासवा बना के घूमते हैं, कोई भलाई मासवा बना के घूमते हैं, कोई बैरो मासवा बना के घूमता है, जहाँ तक मासवा घूमता है। ये सभी एक जाति मानी जाती थी, पहले मानी जाती नहीं मानी जाती, आज इनके 4 जाति बना दी। और हद तो ये देखो बेशर्मी की हमारी कि हम जो रिजर्व सीट पर टिकट मांगते हैं तो आपस में सरप्रोटोकॉल उपजाति के नाम पे करते हैं, योग्यता के आधार पर कोई टिकट नहीं मांगता। कोई नहीं कहता कि मैंने पीएचडी किया हुआ है, 20 साल समाज के बीच में सक्रिय हूं, रात में समाज के लिए लड़ता हूं, तो भाइयों मुझे वोट दो। ऐसा कोई नहीं बोलता कि मुझे टिकट दो, ऐसा कोई नहीं बोलता। बड़ा ही समाज के 35,000 वोट है, इस विधानसभा पर टिकट मुझे मिलना चाहिए। जाति हमारी योग्यता बन सकती है क्या? हमने संख्या बल को भी सही से प्रयोग नहीं किया, हमने सर्वसुटोपल किया और उसका परिणाम आप देख रहे हो कि राजस्थान में जो यूपी वाले कर चुके हैं, राजस्थान में आज भी उस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम सरकार बना सकते। आप अगर 51 की अगर देखोगे जाति जनगणना जब हुई थी तो हमारे प्रदेश में एक ही तब हमारी एक ही जाति थी, चाहे घृणा के नाम से जानते हो समाज लिख देते थे, बड़ा बुरा भी लगता था। हालांकि अलग अलग उपजाति अलग अलग स्थानीय नाम में नाम है, सब वो समस्या ज्यादा नहीं थी। हम पढ़े लिखों को समस्या को ज्यादा विकराल बना दिया। आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे कि आज अगर हमको अगर किसी इलेक्शन को प्रभावित करना हो तो ये हमारी जाति महासभाओं के, अब मैं आपको पता नहीं मेरी बात बुरी लगे कि अगर किसी छात्रावास का नाम अगर अम्बेडकर छात्रावास होगा और अगर इसमें एक भंगी समाज का या वाल्मीकि समाज का बच्चा भी अगर पढ़ के चला जाता तो वो हमारा एहसान होता कि नहीं होता? क्या मेघवाल समाज का छात्रावास था, उसको एहसास किया, व्यवस्था नहीं थी, तो ये बात हमें भी फक्र महसूस होती कि नहीं होती? और क्या हम इतने संकीर्ण सोच गए कि हम अपने से कमजोर जो भाई पीछे रह गए उनको कमरे दे सकते? इतनी संकीर्ण सोच के तो नहीं है आप लोग, आप में से कोई भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा ताना बाना घूम दिया कि जिसके मकर जाल से हम यहाँ राजस्थान में निकल नहीं पा। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अभी क्रांति बन चुकी है हमारे बीच में उपजाति। चले कोई बात नहीं, स्थानीय नाम है, आप जो भी रखते हो, शादी करो, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आती है कि आप मुझे बताओ क्या रैगर समाज की ऐसी कोई समस्या है जो मेघवाल समाज की नहीं है? कोई ऐसी समस्या? वही हमारे बहन बेटियों की आप लूट रही है, वही हम पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वही छुआछूत से प्रताड़ित। कोई ऐसी समस्या है जो रैगर समाज की है जो हमारी नहीं है, मेघवाल समाज की है क्या? कोई ऐसी समस्या बता सकते हो जो बैरवा समाज की तो है, रैगर समाज की नहीं है क्या? आपने कोई ऐसी समस्या? हमारी समस्या एक जैसी। मैं ये भी नहीं कह रहा आज के आज आप ये तोड़ के वो करो जो भी, हालांकि आप एक ही हैं और हम तो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग, हमको ऐसी सोच रखनी भी नहीं चाहिए। दिक्कतें यहीं से पैदा हुई है राजस्थान में कि हम लोग जो जाति उपजातिवाद में जो बांटा जा रहा है, जो लगातार मजबूत किया जा रहा है। पिछली कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपको एक हरकत का और मैं आपको बता दूं कि हर उपजाति को एक एक वोट बना के दे दिया। आपको पता है रैगर समाज गया, तुम अलग से अपनी रैगर करो, सरकार वोट करो। मेघवंश वाला समाज गया, उनका भी कोई वो बनाया था, कोई वोट मालिक, एक बैरवा समाज का मालिकाना वोट बना दिया। हमने बोला था कि भाई आप सबको छोड़ो, हम तो संत रविदास जी का नाम तो बना दो, संत रविदास वोट, हम तो उसमें सबको एडजस्ट कर देंगे। ऐसा प्रपोजल हम लेके गए थे बीमार में आर्य समाज पार्टी की तरफ से। हालांकि ये कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन आप कर दो तो एक में ही सबको कर लेंगे। लेकिन सरकार को तो जब ये है कि अगर एक जना क्रांति कर रहा है तो अगर ये मेघवाल है तो इसको अकेले थकेले करने के लिए क्या मेघवाल समाज आज इतनी योग्यता धारण नहीं करता है कि पूरे दलित समाज का नेतृत्व कर सके? क्या हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है क्या कर सकता है? मेघवाल समाज संघर्ष कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, टॉप कर रहा है सारे एग्जाम में, तो मेघवाल समाज हमारा पूरे दलित समाज का
नेतृत्व नहीं कर सकता क्या? लेकिन उसको कुएं में बांध दिया, तू मेघवाल ही रहे बस, तेरा काम मेघवाल तक ही है, तो मेघवाल तक ही है। उसको बैरवा जो उसकी समाज जाति है उस तक का नेता नहीं बनने दिया जा रहा है जातिवाद में। तो ये हम अच्छी चीज कर रहे हैं, बुरी चीज कर रहे हैं? बुरी चीज। हम प्रदेश का सीएम बनना चाहते हैं और हम अपने दलित एक जाति की उपजाति के साथ उठना बैठना नहीं चाहते। जब अगर मैं बोलूं कि मैं जाटा समाज का नेता हूं, तो दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं मेघवाल समाज का नेता नहीं बन सकता, मैं बैरवा समाज का नेता नहीं बन सकता। क्योंकि अगर मैं अपने आप को अपनी जाति का नेता मानूंगा तो दूसरी जाति मुझे इतना नेता माने, क्यों माने भाई? जब मैं अपनी जाति तक अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि हमारा जातियों से जुड़ा जो भावनात्मक लगाव है, इस लगाव को कैश करने के लिए, भावनात्मक रूप से आपको वोट बनाने के लिए, आपकी भावनाओं को दोहन करने के लिए ये जाति से जुड़ी आपकी महासभा है। वो बात अम्बेडकर छात्रावास में नहीं है जो मेघवाल छात्रावास में है। मेरी बात समझ रहे? अच्छा प्रयास है और बच्चों को पढ़ने लिखने की, लेकिन इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावना को समझो। और आप देखिए कि ये सारी जो हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट 60 साल हो गए, आनंद फानंद में एमएलए एमपी बनना, क्या करें? जल्दी से मेघवाल कार्ड खेल डालो, जाटव कार्ड खेल डालो। एक महासभा बनाई और 95 मेघवालों को, 95 लाख मेघवालों को नेता बन गया। चाहे 5 लोग उसके साथ नहीं है, लेकिन एक महासभा बनाते हैं, कितने 1 करोड़ मेघवालों को नेता बन गया। ऐसे तो है। तो मैं आपके बीच में भी जो मेरे को संत रविदास जी का जो प्रपोजल आया, तो मैं अपने आप को सही बात को मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि ये मेरे लिए एक मतलब बहुत जो हम चाहते हैं प्रयास करना कि हमारे समाज में एकजुटता बढ़े, एकता हो। तो मेरा सबसे बड़ा ये था कि मैं सबसे पहले भाई साहब को ऐसा बोलूंगा कि संत रविदास जयंती पर पहली बार हमसे कार्यक्रम मांगा गया है और मैंने उनको सूचित किया कि संत रविदास जयंती पे, अब संत रविदास जयंती पे क्या पूरा बनारस इकट्ठे हो जाते हैं काशी संत रविदास जी के जो दर्शन पर। लेकिन मैंने उनको प्रपोजल दिया हुआ है, आग्रह किया हुआ है कि आगे पीछे 2-4 दिन, 1-2 दिन करके आपको भी आप कार्यक्रम दें। और 2-4 दिन बाद भी, लेकिन मेरा आपसे है कि जब भी राजस्थान में कार्यक्रम होंगे, जब भी, तो पहला दूसरा कार्यक्रम आपको होगा, ये तो मैं विश्वास आपको दिलाई देता हूँ। लेकिन आपको भी मेरे पे विश्वास दिलाना पड़ेगा। जब आप संत रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, तो संत रविदास जी ने तो कभी भी अपने आप को जाति में नहीं बांटा, तो संत शिरोमणि कहे जाते हैं, मानवता के लिए भलाई के काम किए। हम लोगों को भी अपने बात की जो जाति और जातिवाद बैठ कर गई है, इसको मिटाने की सख्त जरूरत है। अन्यथा केवल जयंती मनाना, माला चढ़ा देना, धूपबत्ती दिखा देने से इस देश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप सचमुच में ईमानदारी से चाहते हैं, देखिए अगर मेरे में नॉलेज कितनी भी कम हो, आप भी जानते हो नेतागिरी का एक ही है, जो लोग किसी को भी नेता बनाते हैं तो वो नेता उनका ख्याल रखता है, क्या आप भी जानते हो। जिन बैसाखियों के सहारे नेता खड़ा होता है उनको वो तोड़ता नहीं है। तो आपस में अगर आप साथ मिलकर लड़ने का प्रयास करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे। निश्चित रूप से अपना समाज भी, हम लोग तो गरीब गुरबी लोग हैं, बहुत बड़ी लूटपाट करने के लिए भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अपन तो इतनी सी लड़ाई है कि भाई टाइम से हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, अन्याय अत्याचार न हो, अगर कोई हमारे साथ गलत हो तो हमारे साथ न्याय करे, इसलिए तो राजनीति कर रहे हैं अपन। लेकिन हम लोग इन जातिवाद और इसको उलझ के रह गए उन जातिवाद में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बीच में कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग उसको तोड़ेंगे और सबसे पहले संत रविदास जी के उनका आज से चलना स्टार्ट करेंगे। कार्यक्रम कोई कराना बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। जब भी राजस्थान होगा, या तो हमको फरवरी में जयंती के 1-2 दिन में ही मिलेगा 99%, मैं आपको लेके भी चलूंगा 5 लोगों को मेरे साथ, मैं बोल दूं दिल्ली आ जाइएगा, आप इन्वाइट भी कीजिएगा। 99% आपको हो जाए, नहीं भी होगा तो फरवरी में आपका कार्यक्रम मिल जाएगा। ये तो अपन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉमिस ये करना है कि हम लोगों को जो जातिवादी ताकतें हैं उनके षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। अभी एक षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है कल परसों, आपको सूचना मिली है नहीं मिली? आप ये देखिए कि महुआ मेरी गृह कॉन्स्टिट्यूंसी है और वही कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे चुड़ीलाल मीणा जी, बड़े मजबूत नेता है। अभी उनके भतीजे वहां पे विधायक है। हालांकि अब मैं जो बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट उनका आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप चीजों को समझिए कैसे क्या हो। महुआ विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। उस विद्यालय में अपने ऐसी ही बच्ची पर जहाँ का व्यवहार ये सब चीजें अपने समाज के बच्चे पर विगत 7-8 महीने से उसी स्कूल के एक अध्यापक मीणा समाज से आता है,
उस बेड के लीडर थोड़ा पावरफुल नहीं है, आपके इधर के भीड़ थोड़े से कमजोर है, नहीं है, वो फॉरवर्ड है। 7-8 महीने से बच्चों के साथ में गंदी गंदी हरकत कर रहा था, उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था, गंदे गंदे मोबाइल फिल्म दिखाता था, फिर उनसे कहता था कि ऐसा करो, मतलब आप समझोगे बोल नहीं सकते आप। वो चीजें पिछले 6-7 तारीख में सरफेस पे आई, पहली बार सतह पर आई। बच्चों ने माँ बाप को बोला होगा कैसे भी करके कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और अब घर में बोलने को तो धमका देता है, ये छोटे मोटा लालच देता होगा। 6-7 तारीख को आ गई, हेडमास्टर को बोला, हेडमास्टर ने तो आत्मा खड़े कर दिए। किसी को बोला होगा नेता नगाड़े को, उसका आइडिया दे दिया कि तुम तो वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को बोल दो उसको। उसने आके अलग ही वहां पे कहा सुना दी कि मैंने टीचर का ट्रांसफर कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतने बड़े क्राइम को, पॉक्सो के इतने बड़े मैटर को उसने बोल दिया मैंने टीचर का ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये दंड है क्या, ये ट्रांसफर जाना, ये किसी प्रकार का दंड है क्या? नहीं है। वो टीचर पेडोफाइल है। पेडोफाइल बोलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उम्र तो चाहे 50 साल की हो, 60 साल की हो, उनका इंटरेस्ट बच्चों में होता है।